जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो बिहार टेक्स्ट बुक आती है उसका हम हिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर रहे थे। ठीक है, उसी कड़ी में ये अगला अध्याय है, अध्याय 5। इससे पहले हमने अध्याय 1 से लेके अध्याय 4 तक के वीडियो को अपलोड कर दिया है। ये क्लास 6 की टेक्स्ट बुक है। जो बिहार टेक्स्ट बुक आती है वो क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक है। हाल के दिनों में देखा गया है कि बहुत सारे जो क्वेश्चन एग्जाम के कंपटीशन में आ रहे हैं वो सीधे टेक्स्ट बुक से हूबहू उठा लिया जा रहा है। इसलिए हमने यह सीरीज प्रारंभ की है। आइए उसी कड़ी में हम अगला वीडियो देखते हैं। इससे पहले हमने अध्याय 1 से लेकर 4 तक हमने अध्याय 1 में देखा हमारा अतीत। इसमें हमने देखा कि इतिहास का डिफिनेशन क्या है और किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ये अध्याय 1 में बताया गया है। अध्याय 2 में हुआ था कि अगर सभ्यता का विकास हुआ है तो कब हुआ, कब हुआ तो ये कहाँ हुआ, और कहाँ हुआ तो कैसे हुआ। आखिर कोई भी सभ्यता का विकास हुआ तो कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, इसका जवाब हमने अध्याय 2 में पढ़ा। अध्याय 3 में हमने देखा कि प्रारंभिक समाज कैसे हुआ। जो आज समाज हम देख रहे हैं, हमारे आसपास जो समाज फैला है, क्या प्रारंभ से ही ऐसा था? ऐसा तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। तो प्रारंभ में समाज कैसे विकसित हुई, ये हम लोगों ने अध्याय 3 में पढ़ा। उसके बाद हमने अध्याय 4 में देखा प्रारंभिक प्रथम कृषक एवं पशुपालन। छोट मोट समाज का निर्माण हुआ तो क्या किया, ये कृषक हुए, यानी खेती करना शुरू किया और पशुपालन करना प्रारंभ किया। तो ये कृषक थे, पशुपालन थे, यानी यहाँ से क्या हुआ था, गांव का विकास हो गया था, यानी ग्रामीण जीवन शुरू हो गया था। और अगला अध्याय क्या है, अध्याय 5। अध्याय 5 में देखना है प्रारंभिक शहर। प्रारंभिक गांव हो गया, अब प्रारंभिक शहर की बात हो रही है। प्रारंभिक शहर यानी प्रथम नगरीकरण। कोई भी जगह नगर बनने के लिए कुछ टर्म और कंडीशन होता है, उस पर अगर वो खड़ा उतरता है तो उसको नगर की श्रेणी में रखा जाता है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में नगर के बारे में क्या दिया हुआ है, नगर का विकास कैसे हुआ, किस तरह नहीं हुआ। दो मित्र हैं जिनका नाम है रहमान और राजीव। चौपाल होता है गांव में, हर जगह चौपाल होता है जहाँ बैठ के लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं और बहुत सारे लोग सुनते हैं। गांव के लोग अपने देश के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा कि भारतीय संस्कृति काफी पुरानी है, दूसरे ने कहा कि अंग्रेजों ने हमें सभ्य बनाया। दो दोस्त हैं या दो लोग हैं, जिसमें एक ने कहा कि भारतीय संस्कृति सभ्यता कैसी है, काफी पुरानी है। दूसरे ने कहा कि अंग्रेजों ने क्या किया, हमें सभ्य बनाया। इस पे तीसरे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के विचारों पर जोरदार विरोध किया। इसका विरोध किया कि नहीं, अंग्रेजों ने हमें सभ्य नहीं बनाया। क्या कहा उसने, कहा कि भारतीय सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। भारत की जो सभ्यता है, जो दुनिया में जितनी भी प्राचीन सभ्यता है उनमें एक है भारत की सभ्यता। रहमान और राजीव एक दूसरे से कहने लगे कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का मतलब क्या है। ठीक है, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, इनका बात आगे बढ़ता है और हमारा चैप्टर प्रारंभ होता है। ठीक है, आइए देखते हैं धातु क्या है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ कि धातु युग। ठीक है, नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ। हमने नवपाषाण काल पढ़ चुका है, पूर्व पाषाण काल पढ़ चुका है, उसके आगे अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, धातु काल, जिसमें मानव ने धातु के इस्तेमाल शुरू किया। धातु युग में ही आगे चलकर सिंध में कोटदीजी और अमीरी, उत्तरी पंजाब में सरायखेला और जलीलपुर एवं राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ। इन स्थलों पर कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। रंगे हुए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होने लगा। लोग लंबी दूरी का व्यापार करने लगे और पक्की ईंट के बने घरों में रहने लगे, जिसकी चारों तरफ से किलेबंदी भी की गई थी। अब जब लोग घर में रहने लगे तो इसको चारों तरफ से क्या किया गया था, किलाबंदी होने लगी। आगे देखते हैं, धातु युग प्रारंभ हो चुका है क्योंकि नवपाषाण काल खत्म हो चुका है। धातु युग के आरंभ नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ। पहला धातु तांबा था, जिसे नदी के तलहटी से प्राप्त किया जाता था। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कई ग्रामीण संस्कृति उदित हुई। इन संस्कृतियों के लोग बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन करने लगे। आप पिछले अध्याय में खेती की शुरुआत की परिस्थिति से परिचित हुए होंगे। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मिट्टी के बर्तन के लिए भी प्रसिद्ध थीं। इस समय की बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की बस्तियां नहीं के बराबर थीं। इन संस्कृतियों से जुड़ी कृषि, पशुपालन तथा शिल्प के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं, मानव संस्कृति सभ्यता में कैसे प्रवेश करती है। टॉपिक है कि मानव संस्कृति सभ्यता में कैसे प्रवेश करती है।
सभ्यता से मतलब होता है लोगों का सभ्य होना। अभी लोग क्या हुए हैं, सभ्य नहीं हुए हैं। छोटे छोटे गांव का निर्माण हुआ है, छोटे छोटे नगर बस रहे हैं, लोग आसपास रह रहे हैं। अब लोग में सभ्यता आएगी, माने सभ्य हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, सभ्यता में प्रवेश करेंगे। किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को समव्यवस्था में प्रवेश करने के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है। जैसे वह क्षेत्र शहर में तब्दील हो गया हो, लेखन कला विकसित हो गई हो, शहरी आबादी के पालन पोषण के लिए ग्रामीण क्षेत्र से जरूरी चीज़ों की पूर्ति होती हो, लंबी दूरी का व्यापार होता हो और कारीगर कलाकारी तथा विज्ञान आदि का विकास हो गया हो। हड़प्पा संस्कृति इन सभी मापदंडों को पूरा करती थी। नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति के सभ्यता में प्रवेश किया। जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में, भारत में कौन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र में मिस्र की सभ्यता और चीन में चीन की सौंग की सभ्यता। संस्कृति समाज में प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, धार्मिक संस्कार और आर्थिक क्रियाकलाप के तौर तरीके, कला कौशल के विविध रूप, भाषा एवं साहित्य की शैली आदि परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही हो, उसे ही संस्कृति कहते हैं। इस प्रकार संस्कृति से तात्पर्य व्यक्ति के परिष्कृत व्यवहार से है, जिसे समाज द्वारा सीखा जाता है एवं इसका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता रहता है। इस पैराग्राफ में हमने ये देखा कि मानव कोई भी संस्कृति है वो सभ्य कैसी होती है। सभ्य होने के लिए कुछ मापदंड है, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, एक घनी आबादी होनी चाहिए, जो सभ्यता विकसित हो रही है उसका व्यापार दूर दूर के देशों के साथ होना चाहिए, ठीक है। जो ये शहरीकरण हो किसी गांव के आसपास फैला हो, ताकि उस शहर की जरूरत की सामान उस गांव से आसानी से आ सके, ठीक है। रीति रिवाज से तात्पर्य होता है कि जो लोग एक पीढ़ी के लोग जिस रीति रिवाज को पालन करते हैं वो अगले पीढ़ी में जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहता है, संस्कृति। अब आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, ठीक है। जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, जो एक नगर में लोगों के रहन सहन होना चाहिए, जैसा जीवन यापन होना चाहिए, उस सभी के सभी मापदंडों पर खड़ी उतरती थी। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया है, शहरी सभ्यता की श्रेणी में रखा गया है। तो आइए देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरस्थल के खंडहर का पता चला, ठीक है। इस खंडहर के महत्व को नहीं समझ पाने के कारण रेलवे ठेकेदारों ने हड़प्पा खंडहर के ईंटों का इस्तेमाल रेलवे निर्माण में किया। इस अज्ञानता के कारण हड़प्पा की नई इमारतें नष्ट हो गईं, कई इमारतें, क्योंकि जब वो रेलवे का काम चल रहा था उस वहाँ पे पश्चिम में क्या हो रही थी, खुदाई चल रही थी। वो जो भारत और पाकिस्तान के बीच का एरिया है वो पश्चिमी पंजाब जो पड़ता है पाकिस्तान की तरफ, वहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेजों के द्वारा काम लगाया गया था और खुदाई का काम चल रहा था ताकि रेलवे ट्रैक बिछाया जा सके। जो रेलवे ठेकेदार थे जब इस काम को कर रहे थे तो उन्हें ईंटा वहाँ से मिलने लगा, तो उन्हें लगा कि चलो ईंटा मिल रहा है, उस ईंटे का इस्तेमाल रेलवे के ट्रैक में कर लिया जाए। जिस कारण से क्या हुआ, उस खंडहर से जो ईंटें मिले उसमें जो सभ्यताएं थी क्या हुई, पूरी तरह से नष्ट होने लगी, जो इमारतें थी वो नष्ट होने लगी। सन 1921 में पुरातत्वविदों ने इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया, तब जाकर पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके बाद पुरातत्वविदों ने अनेक नगरों का पता लगाया, जिनमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली, लोथल और धौलावीरा प्रमुख हैं। पुराविदों ने लगभग 2800 हड़प्पा स्थल का पता लगाया। क्योंकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए उपमहाद्वीप में हड़प्पा के समकालीन पाए जाने वाले सभी शहरों को हड़प्पा सभ्यता के शहर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी खोदाई में निकला, सबसे पहले हड़प्पा स्थल को ही क्या किया गया था, चिन्हित किया गया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली, जैसे मुहरे, मनके, माप तौल के बाट, कांसे के बने उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। इन स्थलों से मूर्तियां भी मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियां मिली हैं, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, इस बात को ध्यान में रखें।
आगे देखते हैं आगे के टॉपिक में क्या दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के समय बहुत से नगर मिले, उस किस नगर को किसने खोजा और किस वर्ष खोजा, यह उसको हम इस तालिका में स्पष्ट देख सकते हैं। एक तरफ नगर का नाम है, दूसरे तरफ इनके खोजकर्ता किस वर्ष में खोजे और यह सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। अब तक जितनी भी सभ्यताएं खोजी गई हैं उनका विकास किसी न किसी नदी के किनारे हुआ है। सभ्यताओं का विकास नदी के किनारे ही होता है। इसका कारण ये है कि नदी के किनारे लोगों को आसानी से पीने के लिए जल, पशुओं को भी पिलाने के लिए जल मिल जाता था और जल द्वारा आगमन यानी आने और जाने का खर्च सबसे कम लागत में होती है। लोग को एक जगह से दूसरे जगह जाने में आसानी होती थी। लोग जंगलों में जाते थे, लकड़ियाँ काटते थे और लकड़ियों को काट के नदी में फेंक देते थे और नदी से लकड़ियाँ तैरते 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 आ जाती थी। फिर यहाँ से उसको छान लेते थे और आसानी से फिर उस लकड़ी को सुखाकर जलावन में उपयोग करते थे। तो जितनी भी सभ्यताएं अतीत में विकसित हुई हैं, विकसित होने का यही कारण है कि वे नदियों के किनारे ही विकसित हुई। तो आइए देखते हैं कौन सी सभ्यता है, जिसके खोजकर्ता कौन है और किस वर्ष खोजा गया है और किस नदी के किनारे। पहली सभ्य नगर का नाम क्या है? हड़प्पा। इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। कब किया उन्होंने? 1921 में और रावी नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो राखलदास बनर्जी 1922 और सिंधु, ये दोनों कहाँ हैं? पाकिस्तान में। कालीबंगा ब्रजवाली लाल 1961 में घग्गर नदी के किनारे। लोथल रंगनाथ राव 1954 में, कहाँ पे? तो भोगवा नदी के किनारे। धोलावीरा की खोजकर्ता RS बिष्ट। कब किए? 1989 से 90 के बीच में। आगे देखते हैं चुनहुदड़ो और रंगपुर। ठीक है, चुनहुदड़ो की खोजकर्ता गोपाल मजमूदार 1931 में। चुनहुदड़ो की सभ्यता कहाँ किस नदी के किनारे? तो सिंधु के किनारे। ये सब हड़प्पा सभ्यता है, उसके स्थल का नाम है ये। रंगपुर के माधव स्वरूप वत्स 1931 और 53 में, कहाँ पे? तो मादर नदी के किनारे। आगे दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी। ठीक है, कोई भी नगर हो उसकी कुछ ना कुछ आपसी विशेषता होती है। तो आइए देखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता जो शहर थी उसकी विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर दो हिस्सा में विभाजित थे। ठीक है, दो हिस्से में। नगर का पश्चिमी हिस्सा छोटा परंतु ऊंची जगहों पर बसा था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा परंतु निचले इलाकों में बसा था। ऊंची जगहों पर बसे छोटे हिस्सों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले इलाकों को निचला नगर कहा है। माना जाता है कि नगर दुर्ग में शहर के सुखी संपन्न लोग रहते थे, जबकि निचले नगर में साधारण लोग रहते थे। नगर की 4 दीवारियों का निर्माण ईंटों से की गई। ईंटों के निर्माण एवं दीवार बनाने के लिए ईंटों का चिकनाई में उन्हें तकनीक का प्रयोग किया जाता था, तभी तो हजारों साल बाद भी दीवारें मजबूती से खड़ी रह सकी। आगे देखते हैं। कुछ नगरों के दुर्ग वाले हिस्से में बड़ी इमारतें और आवासीय ढांचे मिले हैं। इन इमारतों के नक्शे एवं निर्माण के तरीके विशिष्ट प्रकार के थे। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानगार कहा है। तालाब के दोनों सिरों तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। तालाब का फर्श तराशी गई ईंटों से बना है। इसमें आगे देखिए, इसमें क्या लिखा है? इसमें रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें पानी का रिसाव को रोकने के लिए क्या किया गया था? तो प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तालाब के पास ये कुआं मिला है। स्नानगार में पानी इसी कुएं से निकालकर भरा जाता था। स्नानगारों में पानी निकालने की भी व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। मोहनजोदड़ो का ये देख लीजिए क्या है? महान, ये तो हड़प्पा का अन्नागार है, क्या पे इसमें अनाज रखा जाता था। आगे फोटो मिलेगा जो उसका महान स्नानागार, वो भी दिखेंगे। इसको देखिए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन और लोथल में एक समान विशेषताओं वाली संरचनाएं मिली हैं। इन संरचनाओं को अन्नागार या कठोर
कोठार के रूप में पहचाना गया है। इसी तरह कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं। संभवतः इसका इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया जाता था। नगरीकरण का अर्थ देखिए, नगरीकरण का अर्थ से क्या तात्पर्य है इस लाइन में देखते हैं, इस पैराग्राफ में। नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है। नगरीय जीवन पद्धति से तात्पर्य नगर में निवास करने वाले लोगों के वस्त्र, भूषण, खान पान, बातचीत, संबंध, व्यवहार, पेशा इत्यादि। नगर में जो लोग रहते हैं वो सभ्य होते हैं, ठीक है। नगरीकरण से मतलब है कि वे एक विशेष तरह के आभूषण का धारण करते हैं, अच्छे ढंग का वस्त्र पहनते हैं, उनके खान पान और बातचीत और उनके संबंध भी कैसे होते हैं, सभ्य होते हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया में एक नगरीय समुदाय अस्तित्व में आता है। इस समुदाय के पास सुख सुविधा के सभी आधुनिक साधन होते हैं। नगरीकरण में क्या होता है, जो भी प्रक्रिया होती है, जो अस्तित्व में आते हैं वहाँ पे क्या सुख सुविधा के सभी साधन होते हैं और क्या होते हैं, वो मॉडिफाई होते हैं। यहाँ यातायात एवं संदेश वाहक व्यवस्था विकसित होती है। शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा इत्यादि से संबंधित अनेक संस्थाएं होती हैं। जैसा कि आज भी हम लोग देख सकते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी गांव में देखने को मिलती है। बाकी ये सारी मूलभूत विशेषताएं शहरों में उपस्थित हैं, इसलिए ये शहर भी क्या कहा जाता है, नगरकरण होता है, यानी नगर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल जैसा कि आज है वैसे उस समय भी रहा होगा। जगह जगह आवासीय कॉलोनी होती है जहाँ जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, सफाई, यातायात इत्यादि की देखरेख प्रशासन द्वारा की जाती है। नगरीकरण की प्रक्रिया में गांव अपना स्वरूप खो देता है और वहाँ कृषि कार्य नहीं होता। जरूरी खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति खेतिहर इलाकों से होने लगी। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा संस्कृति के समय से शुरू हुई, जो आज भी जारी है। भारत की लगभग 28% जनसंख्या का नगरीकरण हो गया है। नगरीकरण से तात्पर्य होता है कि ऐसा शहर या ऐसे लोग जो सभ्य होते हैं, विकसित होते हैं, जो गांवों से क्या होते थे, काफी नजदीक होते थे। ये मान लीजिए ये गांव हो गया, तो जस्ट इसके सटे हुए एक नगर का विकास होता था। यहाँ पे जो लोग रहते थे इनकी मूलभूत आवश्यकताएं इन गांवों से पूर्ति होती थी, क्योंकि इन शहरों में खेती कार्य नहीं होता था। यहाँ के लोग क्या करते थे, खेती करते थे, जानवरों को पालते थे, तो यहाँ से दूध आसानी से यहाँ पे पहुँचाया जाता था, यानी नगर में पहुँचाया जाता था। जैसा कि आज बिल्कुल नगरों का जिस तरह से ढांचा विकसित हुआ है कि नगर वहीं विकसित होते हैं जहाँ आसपास गांव होते हैं, ताकि इनकी मूलभूत आवश्यकताएं गांवों से क्या होती है, पूरी हो जाती है। आगे देखते हैं। हड़प्पाई नगरों के घर प्राय 1 या 2 मंजिले और कुछ 3 मंजिले भी होते हैं। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। आज भी गांव में क्या होता है, बीच में आंगन रहता है और चारों ओर घर बने होते हैं। इस देखिए, मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की बजाय गली में खुलते थे, ताकि लोग बच्चे घर से दौड़ के सड़क पर ना जाएं, और सड़क पर गाड़ी घोड़े का क्या होता है, चलते रहता है, जिससे हमेशा दुर्घटना की डर बनी रहती है। इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ को ध्यान में रख के क्या किया गया था, खिड़कियां और क्या थे, दरवाजे गली में खुलते थे, ताकि कोई अनहोनी ना हो घर के परिवार के किसी सदस्यों के साथ। अधिकतर घरों में एक स्नानागार होता था। घरों में कुएं भी पाए गए हैं। इन कुओं से क्या किया जाता था, पानी निकालकर स्नानागार में भरा जाता था, ताकि लोग नहाते थे। आगे देखते हैं। नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां बनी हुई हैं, और इनके साथ साथ जल की निकासी के लिए नालियों का भी उचित प्रबंध किया गया था। नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे, जिसकी गलियां तथा सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थीं। समकोण मतलब 90 डिग्री पर। इन तकनीक की वजह से शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। घरों से निकलने वाले मल जल पास की गली में बनी हुई मध्यम आकार की निकास नलियों तक पहुंचते थे। मध्यम आकार वाली नालियां बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए बड़े नालों में मिलती थी। नाले ईंटों से ढके होते थे, जैसा कि आजकल का नगर होता है। पानी निकासी के लिए छोटी नालियाँ, ये छोटी नालियाँ जाके बड़ी नालियों में मिल जाती थी, और नालियों को क्या किया जाता था,
ढका हुआ रहता था। बड़े नालों में जगह जगह पर आयताकार गड्ढे बने होते थे जिनमें गंदगी इकट्ठा होती रहती थी। गंदगी को एक निश्चित समय पर साफ किया जाता था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्थ्य तथा सफाई के प्रति कितने जागरूक थे। जैसा कि आज हम लोग अपने आप को साफ सफाई के लिए रखते हैं, नगरों को साफ रखते हैं, जैसे हमें लगता है कि आज हम लोग सभ्य हो रहे हैं, इससे कई हजारों साल पहले ये जो हड़प्पा सभ्यता खोजी गई है, ये इतनी विकसित सभ्यता थी। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने सभ्य तरीके से रहते थे, कितने बेजोड़ ढंग से लोगों का क्या होता सुनिश्चित और व्यवस्थित ढंग से जीवन चल रहा था। इसे नगरीय जीवन क्यों कहा जाता है, इसके कारण है, आइए देखते हैं इस पैसेज में क्या दिया गया है। हड़प्पाई नगरों में पाई गई आवासीय इमारतें, सड़कें, गलियों एवं नलियों की सुनियोजित व्यवस्था इस तथ्य को उजागर करती है कि हड़प्पा के शहरों की योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा होगा। यह भी संभव है कि शासक शहर के लिए जरूरी धातुओं, बहुमूल्य पत्थर एवं अन्य उपयोगी चीजों को मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर के प्रदेशों में भेजते होंगे। नगर निर्माण में ईंटों का उपयोग से स्पष्ट होता है कि लोग व्यापक पैमाने पर ईंटें बनाने का काम करते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो भोजपत्र या कपड़े पर लेखन कार्य करते थे, जो अब नष्ट हो चुके हैं। इनके द्वारा मुहरे, हाथी दांत आदि पर लिखे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नगरों में सोनार, पत्थर काटने वाले बुनकर, नाव निर्माण जैसे शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या निर्माण स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। हड़प्पाई नगरों के निवासी सूती वस्त्र तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। स्त्री पुरुष बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। इनके निर्माण में सामान्यतः सोना, चांदी, हाथी दांत तथा तांबों का प्रयोग होता था। गहनों के निर्माण में गोमेद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। लोग चाक पर निर्मित आग में पके हुए मिट्टी के सादा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तांबा, कांस्य, चांदी तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी उनके द्वारा उपयोग किया जाता था। सख्त पत्थरों से नाप तोल के लिए बाट तथा गहने के तौर पर इस्तेमाल के लिए मनके का निर्माण किया जाता था। ये देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो क्या मिला है, आभूषण, ठीक है, उसका कुछ नमूना है। आगे देखिए, बच्चों के खिलौनों में छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियाँ, पशु मूर्तियाँ आदि प्रमुख रूप से बनाई जाती थी। लोग पासे का खेल भी खेलते थे, जैसे पासे में 6, 4, 2, 3 होता है, उसको फेंके लोग मनोरंजन में क्या करते थे, खेलने का काम लिया करते थे। मुहरे, हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट लक्षण। हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरे मिली हैं उसमें कुछ विशिष्ट लक्षण थे, देखिए क्या थे। हड़प्पाई शिल्पकला में शिल्पकारों द्वारा पत्थर की बनी मुहरें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मुहरों का प्रयोग संभवतः धनी लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते थे। हड़प्पाई मुहरें अपनी दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जानी जाती थी। प्रथम, इस पर जानवरों की सुंदर कलाकृतियाँ मिलती हैं। दूसरी, इस पर कुछ लिखा होता था। मुहरों पर लिखे अधिकांश लेखों में 2 से 4 शब्द ही पाए जाते हैं। इस तरह हड़प्पाई लोगों ने देखिए हड़प्पाई लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, ठीक है। अब इनका आर्थिक जीवन है, व्यापार व्यवसाय कैसे किया करते थे। हड़प्पाई नगर गांवों से घिरा होता था। गांव के लोग ही शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान उपलब्ध कराते थे। जैसा कि हमने बताया था कि जो नगर का विकास वहीं होता है जहां आसपास बड़ी मात्रा में गांव हुआ करते थे, और गांव के लोग क्या करते थे, कृषि कार्य को किया करते थे, और इन कृषि से जो अनाज होता था ये शहरों में पहुंचाया करते थे। और ये क्या करते थे, जानवरों को पाला करते थे। जानवरों से क्या होता था, दूध,
मांस या अंडा, जो भी चीज़ें हो, पनीर, इनको क्या किया जाता था, गांव से शहरों में पहुंचाया जाता था। वहीं क्योंकि शहर में तो खेती बाड़ी होगी नहीं, इसलिए शहर का विकास तभी होगा जहां आसपास गांव हो। ठीक है, आगे देखिए, वही चीज़ इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे आज के शहरों की खाद्य सामग्री गांव वाले उपलब्ध कराते हैं, हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित हैं। खेती जमीन को खोदकर तथा हल से भी की जाती थी। सिंचाई कुएं एवं नदियों पर क्या किया जाता था, बांध बनाकर किया जाता था। खेती के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, बैल और बकरियां मुख्यतः पालतू पशु थे। भोजन प्राप्त करने के अन्य साधन के रूप में खाद्य संग्रहण एवं शिकार भी चलता रहा। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। यह व्यापार हड़प्पा सभ्यता के भीतर एवं बाहरी क्षेत्र से भी होता था, लेकिन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के लोग राजस्थान यानी खेतड़ी से तांबा, कर्नाटक कोलार से सोना, अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी, अफगानिस्तान से वैदुर मणि, मध्य एशिया से फिरोज और गुजरात से समुद्री उत्पादन, ठीक है, जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा की चर्चा मिलती है। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेलुहा क्या है, तो ये सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक जीवन हो गया। अब हड़प्पा सभ्यता को देखें नगरी जीवन। वहाँ का नगर में जो लोग रहते थे किस धर्म को अपनाते थे, किस तरह से पूजा पाठ किया करते थे। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और उनमें मातृ देवी की पूजा का खूब प्रचलन था। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिली हैं। एक मुहर पर पुरुष देवता का भी चित्र मिलता है। चित्रित देवता का संबंध पशुपति महादेव से स्थापित किया गया है। इसी तरह हड़प्पा वासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। इनके बीच एक सींग वाला जानवर गेंडा हो सकता है, विशेष महत्व था। इसके बाद कुबड़ा वाला सांड महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हड़प्पा वासी के धार्मिक में देखने को मिलता है, एक पशुपति नाथ की पूजा हो रही है, दूसरा क्या बोलते हैं, उर्वरता की देवी को मानते हुए धरती माँ की पूजा हो रही है। स्त्रियों का लगता है कि यहाँ पे संबंध ज़्यादा है, ताकि इनकी मूर्तियों की देवी समझ के पूजा की जा रही है। फिर एक सिंग वाला क्या है, जिसको हम लोग गेंडा कह सकते हैं, गेंडा से मिलता जुलता है। उसके बाद कुबड़ा वाला सांड है, इनके लिए क्या था, ये लोग प्रमुख देवता थे। हालांकि मातृ देवी, पुरुष देवता तो पशु पूजा के अतिरिक्त किसी मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता में पूजा के साक्ष्य तो जरूर मिले, लेकिन किसी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, पूजा के बारे में पता चलता है, पूजा पाठ के बारे में पता चलता है, देवी और देवता के बारे में पता चलता है, लेकिन मंदिर का कहीं भी साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता में एक भी देवी देवता के क्या मंदिर नहीं मिला है। जो कुछ आज प्रकृति में दिख रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उन्हें क्या करते थे, पूजनीय समझ के, देवता समझ के पूजा पाठ किया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पाई लोग मृतकों को दफनाते एवं जलाते थे। हड़प्पाई लोग क्या करते थे, डेथ बॉडी को या तो दफनाते थे और कहीं कहीं जलाने की परंपरा भी थी। सूक्ष्म निरीक्षण देखिए, धोलावीरा ये क्या है, ये पूरा स्थल का नाम है धोलावीरा, जो गुजरात में पड़ता है। आइए देखते हैं। धोलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिम कोने में बसा था। धोलावीरा हड़प्पाई शहरों में दो कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम, संपूर्ण शहर 3 भागों में बटा हुआ था, गढ़ी, मध्य नगर और निचला नगर। इसमें गढ़ी और मध्य नगर की अपनी अपनी किलेबंदी थी, जबकि निचला नगर किलेबंद नहीं था। गढ़ी और मध्य नगर कील बंद होते हुए भी आपस में जुड़े हुए थे। गढ़ी और मध्य नगर में खूब चौड़ा और खुला मैदान बना हुआ था। ऐसा लगता है कि यह खुला मैदान राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभाओं के उत्सवों या समारोहों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है। दूसरे, यहाँ से एक ऐसे शिलालेख की प्राप्ति हुई है जिस पर बड़े अक्षर अंकित किए गए हैं। प्रत्येक अक्षर को
दूध जैसा सफेद पत्थर के टुकड़ों को मिलाकर धातु या स्फटिक चूर्ण की लेई की मदद से बनाया गया है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा प्रस्थक क्या है? लोथल। लोथल को देखिए, लोथल खंबात की खाड़ी, ये भी क्या है? गुजरात। लोथल खंबात की खाड़ी के निकट अहमदनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पाई नगर था। शहर की किलेबंदी की गई थी। किले के भीतर निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। गोदाम, मनके और फारस की खाड़ी की मोहरें यहाँ से पाई गई हैं। लेकिन लोथल हड़प्पाई सभ्यता में इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि यहाँ एक बंदरगाह है। लोथल क्या है? हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह, इसको याद रखें। आगे देखते हैं। अवशेष मिले हैं, यहाँ से जलीय मार्ग से व्यापार किया जाता था। कहाँ से? तो लोथल से। हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य। हड़प्पा सभ्यता जो कि इतनी बड़ी और विकसित सभ्यता है, आखिर इसका विनाश कैसे हो गया? आखिर ये सभ्यता कैसे मिट गई, जिसको खुदाई में खोजा गया और आज के डेट में हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इस पैराग्राफ में दिया गया है। लगभग 1700 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था। हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ, अभी तक मालूम नहीं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए विद्वानों ने बहुत से कारण बताए हैं, जैसे बाढ़ ने शहरों को डुबो दिया, भूमि में नमक की मात्रा एवं बंजरता बढ़ गई, बाहरी लोगों ने हड़प्पा वासी पर हमला करके उन्हें समाप्त कर दिया। इसी तरह यह भी कहा गया है कि वातावरण में भौतिक रासायनिक परिवर्तन एवं पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव हुआ, जिससे लोग सेंधो सभ्यता के स्थलों दूर जाने के लिए विवश हो गए। क्योंकि किसी को सटीक पता नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता, इतनी जो विकसित सभ्यता थी, आखिर कैसे विनाश हो गई और कैसे समाप्त हो गई। जितने भी इतिहासकार हैं, इन्होंने अपना अपना मत दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश होने की या तो प्राकृतिक आपदा हो सकती है, बहुत अधिक बाढ़ आ गया जिसमें सारे लोग दह गए, या तो सुखाड़ पड़ गया, लोग पानी की वजह से मर गए, या तीसरा लोग ये सोचते हैं कि बाहरी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और यहाँ के लोगों को मार काट दिया। तो जैसे जैसे इतिहासकार हैं, जो जो अध्ययन किया और अपने विचार को बताया, सबसे सटीक विचार यही आता है कि हड़प्पा सभ्यता खासकर क्या होगी, बाढ़ से समाप्त हुई थी। आगे देखिए, हड़प्पा संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि सभ्यता के बड़े बड़े तत्वों का ह्रास जरूर हुआ, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के बहुत से तत्वों की निरंतरता आगे विकसित होने वाली ताम्रपाषाणिक संस्कृति में बनी रही। यह संस्कृति राजस्थान में अहम संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में इनाम गांव कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, जो संस्कृति के मान से जाती है। आज भी हम मातृ देवी की पूजा, धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, जिसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति से हुई है। आज भी हम लोग क्या करते हैं? मातृ देवी की पूजा करते हैं। कोई भी काम करने से पहले पूजा होता है मातृ देवी की। तो ये कहाँ से प्रचलन हुआ? ये हड़प्पा सभ्यता से ही विकसित है। हड़प्पा सभ्यता में क्या किया जाता है? इनकी पूजा की जाती थी और स्वस्तिक का भी निशान मिला है हड़प्पा से, लेकिन मंदिर के साक्ष्य कहीं भी नहीं मिले हैं। देवी देवता के साक्ष्य मिले हैं, पशुपतिनाथ मिले हैं, कुबड़ा साण का पूजा हो रहा है, ठीक है, पर मंदिर नहीं मिला है। इस प्रकार प्रारंभिक शहर और प्रारंभिक नगर कैसे बसे, इसका समाप्त हुआ। आइए देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा दोनों है। लोथल वहाँ का बंदरगाह था। यह हस्तिनापुर क्या है? ये हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो बंदरगाह कौन सा इसमें? लोथल क्या था? लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था, जो कि गुजरात में है। इसको आज भी भारत सरकार डेवलप कर रही है। निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी? हड़प्पा सभ्यता शहरी व्यवस्था थी, क्योंकि लोग यहाँ के व्यापार व्यवसाय करते थे। हड़प्पा के लोग विदेशियों के साथ व्यापार व्यवसाय करते थे, ताकि टीना, तांबा, सोना, चांदी आता था। सुनियोजित नगर, हाँ, नगर भी सुनियोजित था, क्योंकि एक सुनियोजित ढंग से शहर बसाया गया था। नालियों की प्रॉपर व्यवस्था थी, दरवाजे गलियों में खुलते थे, सड़कें 90 डिग्री पे काटती थी। तो ये सभी क्या हैं? हड़प्पा सभ्यता की विशेषता हैं। इसने पूछा कि कौन नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, ना कि ग्रामीण जीवन नहीं था।
ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसके द्वारा? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। कहाँ पे? रावी नदी के किनारे। आगे देखते हैं, महान स्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ? ये होता है मोहनजोदाड़ो से। इस प्रकार पांचों ऑब्जेक्टिव खत्म हुए। निम्नलिखित को क्या करना है? सुमूलित करना है, नहीं मिलान करना है। सोना कहाँ से? कर्नाटक। कोलार खान से सोना। फिरोजा, फिरोजा कहाँ से? ये हो जाएगा मध्य एशिया से। चांदी, चांदी कहाँ से आता था? चांदी आता था ईरान से, ईरान और इराक से। उसके बाद नीचे आइएगा तो एक सिपिया है, क्या है? सिपिया। सिपिया कहाँ से? तो सिपिया हो जाएगा गुजरात। सिपिया क्या हो जाएगा? गुजरात से मिलान कर लें। आइए हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन पर प्रकाश डालें। प्रकाश डालिए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? एक सुसंगठित तरह से व्यवस्थित था। यहाँ के लोग क्या करते थे? बाहर के लोगों से व्यापार व्यवसाय करते थे। इनका जीवन एकदम आज की तरह, जैसे कि लोग नगर में रहते हैं वैसा उनका जीवन था, क्योंकि इनके जो शहर बसाए गए थे एक सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे। यहाँ की सड़कें 90 डिग्री पे काटती थी। यहाँ के छोटी छोटी नालियों के पानी बड़े नालियों में जाके मिलती थी, और बड़े नालियों में एक गड्ढे बने रहते थे जहाँ पे सारे कचरा इकट्ठा होते थे, उसको निकाल के फिर साफ किया जाता था। यानी हड़प्पा सभ्यता काफी विकसित और सुनियोजित सभ्यता थी। यहाँ के लोग क्या से थे? सुखी जीवन यापन करते थे। आगे है, हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता में जितनी खोज हुई है, ये उनमें सबसे पहले हड़प्पा नगर खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया है? हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। आगे देखिए, किसी समाज का नगरीकरण होने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन तत्वों की एक सूची बनाइए। नगरीकरण का क्या होता है कि वहाँ के लोग क्या कैसे हों? एक सुनियोजित ढंग से पहले तो वो बसे हों, प्रॉपर ढंग से क्या बना हो? सड़कें बनी हो, नालियाँ बनी हो, और क्या होता है वहाँ के लोग ज्ञान विज्ञान से परिचित हो, आयुर्वेद में रुचि रखते हो, जानते हो। ये सब क्या था? नगर के एकदम जैसा कि आज नगर है बिल्कुल वैसा ही हड़प्पा सभ्यता के नगर हुआ करते थे। आगे हड़प्पाई लोग देवी देवता पशु आदि की पूजा करते थे, उनकी सूची बनाए। वो तो हो गए पशुपतिनाथ हो गए, दूसरा कुबड़ा हुआ सांड हो गया, तीसरा एक सिंह वाला गेंडा हो गया, चौथा जितने भी प्रकृति में जैसे आग को अग्नि देवता, मिट्टी को वर्ता की देवी, हवा को पवन देव, यानी जितने भी प्रकृति में दिखते हैं हड़प्पाई लोग उनको क्या मानते थे? देवता मान के पूजा करते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पा के लोग जिन फसलों से परिचित थे उनकी सूची बनाइए। किस किस चीज से थे? गेहूं, गेहूं के बाद धान। देख लीजिए एक बार कौन क्या हो जाएगा। जो जो फसल हम लोग परिचित हैं, पहला हो जाएगा गेहूं, गेहूं के बाद धान, धान के बाद जौ, जौ के बाद मटर, मटर के बाद तिल, तिल के बाद सरसों। इन सब चीज़ों से, फसलों से क्या थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित थे। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद क्वेश्चन है, आइए करके देखें। इनको करके देखिए। इस प्रकार हमारा यह अध्याय 5 प्रारंभिक शहर क्या होता है? समाप्त होता है। आप लोगों के साथ बहुत जल्द मिलते हैं चैप्टर 6 के साथ। उस बुक क्या हुआ? चैप्टर 6 को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद खत्म करेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।